हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। वेलकम टू पाहुजा अकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग एक लैंडमार्क केस देखेंगे जो कि मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है। एंड द नेम ऑफ द केस इज शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। पहले हम लोग देखते हैं कुछ बैकग्राउंड इसका कि व्हाट वर द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो बैकग्राउंड में हम लोग को देखना है कि शाह बानो बेगम एंड मोहम्मद अहमद खान दे वर मैरिड इन 1932, राइट? And they were divorced in Mohammad Ahmad Khan divorced Shah Bano Begum in 1975. ठीक है? At that time she filed for maintenance under section 125 of CRPC. Shah Bano Begum she filed for maintenance under section 125 of CRPC, right? याद रखना कि बिकॉज दिस वाज 1975 और सीआरपीसी कब इनैक्ट हुई थी 1973 में, और इट वाज इन फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1974। ठीक है, सो इट वाज अ वेरी न्यू इनैक्टमेंट एट दैट टाइम। ठीक है, तो वहाँ पर कई सारे इश्यूज पर क्लैरिफिकेशन नहीं थी। ठीक है, जैसे कि जब शाह बानो बेगम ने मेंटेनेंस के लिए अंडर 125 ऑफ सीआरपीसी के लिए फाइल किया था, तो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एट इंदौर, दिस वाज अ केस फ्रॉम इंदौर, उसने जो मेंटेनेंस ग्रांट किया था दैट वाज ऑफ ₹25 पर मंथ। ठीक है, तो शाह बानो बेगम शी वेंट इनटू अपील एंड सेड कि 25 पर मंथ मेंटेनेंस जो है दिस इज अ वेरी लो अमाउंट। शी वेंट इनटू अपील टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने इस अमाउंट को इंक्रीज कर दिया टू ₹179 पर मंथ, राइट? लेकिन मोहम्मद अहमद खान ही went to the Supreme Court against the decision of the High Court, and in front of the Supreme Court Mohammad Ahmad Khan he said two things. First, because the parties are Muslim, the CRPC does not apply upon personal laws. The Muslims should be governed by their personal laws, right? तो पहली चीज कि CRPC does not apply upon पर्सनल लॉज। जहां पर पर्सनल लॉज है वहां पर पर्सनल लॉज ही चलेंगे, सेक्युलर लॉ इज नॉट गोइंग टू प्रिवेल। दिस वाज द कंटेंशन ऑफ मोहम्मद अहमद खान। एंड द सेकंड थिंग ही सेज कि डज द टर्म वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इंक्लूड अ डिवोर्स्ड वाइफ, राइट? ये भी एक क्वेश्चन था। तो देयर वर टू की इश्यूज कि क्या अगर पार्टीज मुस्लिम है तो क्या अगर उनके ऊपर 125 ऑफ सीआरपीसी लगेगा या नहीं लगेगा, एंड अगर 125 ऑफ सीआरपीसी में जो टर्म वाइफ है क्या वुड इंक्लूड, डज इट इंक्लूड अ डिवोर्स्ड वुमन? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट गेव द डिसीजन इन 1985 एंड द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस्ड बोथ द इश्यूज। फर्स्ट इशू को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, the CRPC will extend, section 125 specifically, will extend to everyone irrespective of their religion। ठीक है, तो पर्सनल लॉस को ओवरराइड कर देगा ऑफ देयर रिलीजन, राइट? तो सीआरपीसी किसके लिए है? सभी के लिए। 125 सीआरपीसी में मतलब मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो जो वाइफ थी शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो सीआरपीसी के अंदर फाइल कर सकती है। वहां पर जो ऑपोजिट पार्टी से मोहम्मद अहमद खान थे, इसमें ही कैन नॉट से कि सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई टू मुस्लिम्स। ठीक है, वो पर्सनल लॉ से गवर्न होंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि द डेफिनेशन ऑफ वाइफ, डज इट इंक्लूड अ डिवोर्स वाइफ? सुप्रीम कोर्ट आंसर्ड yes. The wife under 125, under section 125 of CRPC includes a divorced wife, right? याद रखना, this was a landmark decision as कि 125 CRPC जो है it is a secular law and is going to override the personal laws. So Muslims अगर parties हैं, doesn't matter, irrespective of religion, 125 की application can be done, right? और wife includes a divorced wife under section 125 CRPC. Now this is something which most of us know, or if we don't, at least हम लोगों को overview तो पता होता है इसका, but the problem is we don't really look at the aftermath कि what was the aftermath, कि ये decision आने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि everyone accepted it, नहीं।
there started a political debate after this, और उस टाइम पर after this to overturn the decision of the Supreme Court, what the Parliament did, उसने एक एक्ट पास किया, that was the Muslim Women Protection on Divorce Act of 1986. Okay, and ये एक्ट ने क्या किया, बोला कि इफ द पार्टीज आर मुस्लिम्स दे हैव टू बी गवर्न बाय मुस्लिम लॉज, और इस एक्ट ने एक्चुअली ऐसा बोला कि जो मेंटेनेंस हस्बैंड प्रोवाइड करेगा दैट इज ओनली फॉर द इद्दत पीरियड. ठीक है, इद्दत पीरियड इज द पीरियड ऑफ मोर्निंग जिसे हम लोग कहते हैं. मुस्लिम लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर पीरियड ऑफ मोर्निंग पढ़ते हैं. और इद्दत भी दो टाइप की होती है, डिवोर्स इद्दत अलग होती है, डेथ इद्दत अलग होती है. डिवोर्स इद्दत जो होती है दैट इज फॉर 3 months एंड डेथ इद्दत जो होती है दैट इज फॉर 4 months and 10 days. ठीक है, बट दैट्स बिसाइड द पॉइंट. इद्दत पीरियड के लिए यहां पर तो डिवोर्स इद्दत है दैट इज गोइंग टू बी 3 months और 3 menstrual cycles और ऑल्सो नोन एज 3 lunar months. ठीक है, जनरली इसे 3 months ही कहा जाता है, 3 menstrual cycles और 3 lunar months कहा जाता है. तो इस एक्ट ने एक्चुअली बोला कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हस्बैंड टू पे मेंटेनेंस टू द वाइफ एंड्स आफ्टर द इद्दत पीरियड. ठीक है, 90 days जो होगा उसी के अंदर आपको उसी टाइम पे आपको उसी टाइम पे आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत है, उसके बाद देने की जरूरत नहीं है. बट देन याद रखना है कि दिस स्टार्टेड अनदर डिबेट, जिससे कि एक और केस लॉ हुआ था, दैट वाज दानियाल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बट दैट्स अ पॉइंट फॉर अनदर वन, क्योंकि दानियाल लतीफी में एक्चुअली इसी चीज को चैलेंज किया गया था. ठीक है, कि ये जो एक्ट है दिस इज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एंड इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, चलो आज के लिए इस लेक्चर में हम लोग, अभी इस वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू एवरीवन.